हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 उसके अंडरस्टैंडिंग की। तो स्टूडेंट प्रीवियसली आपने चैप्टर 5 में क्या है यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ी हुई थी, उसको मैंने अच्छे से क्या है आपको पढ़ाया है। अभी बात समझ में स्टूडेंट, मैंने देखा है, मैंने अपने करियर 8 ईयर के करियर में देखा है कि ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है इसमें स्टूडेंट वीक रह जाते हैं। वीक इसलिए रह जाते हैं कि पहले तो उनको फ्लो में पढ़ाया नहीं जाता है, उसके बाद वो फ्लो में पढ़ते भी नहीं। जब उनको सही तरीके से इजी अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाई जाती है तो स्टूडेंट के माइंड में कुछ क्या है कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ये वीक रह जाता है। फिर उन्हें क्या है हायर क्लासेज में क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th में क्या है प्रॉब्लम पड़ती है। तो स्टूडेंट मेरी आपसे क्या है यही रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को क्या है बड़े हल्के में न लोगे, बिल्कुल फ्लो में पढ़ोगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट बात करते हैं अपने चैप्टर 6 की। अपना चैप्टर 6 है लाइन एंड एंगल्स। स्टूडेंट लाइन के बारे में यूक्लिड ने बताया था। ओके, यूक्लिड ने कहा था कि लाइन एक लेंथ होती है, ओके, जिसमें कि क्या है ना तो कोई ब्रीथ हो, ओके, ना उसमें थिकनेस हो। आई बात समझ में? यूक्लिड ने क्या कहा है लाइन के बारे में कि लाइन एक लंबाई होती है। आई बात समझ में? जिसकी चौड़ाई न के बराबर और ऊंचाई क्या है न के बराबर। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट एंगल है, हम इस चैप्टर में क्या है तमाम टाइप के क्या है एंगल्स की स्टडी करेंगे। तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को एक बार फिर से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक एंगल्स पे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, तो लाइन और एंगल साथ साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। ओके, तो स्टूडेंट सम डेफिनेशंस में आप लिखोगे पहली डेफिनेशन सम स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 में कुछ डेफिनेशंस हैं उनकी। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका पहली डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। ये डेफिनेशन मैंने आपको क्या है प्रीवियसली लिखवाई हुई है। ओके, तो एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यही तो मैंने बताया था। ओके, प्रीवियसली यही बताया था, वो यहाँ पे भी वही लिखा है, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स। ओके, तो एंड पॉइंट तो आपने देखे ही थे। ओके, एक लाइन का एक पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट हैं उसको क्या कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ओके, ये जैसे ये लाइन, ओके, ये 2 एंड पॉइंट है, ये ए है ये बी है, तो ये आपकी क्या है भैया लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में बेटा? अब आपका अगली डेफिनेशन है रे। ये भी एक पार्ट ऑफ लाइन होता है विद 1 एंड पॉइंट्स, और इसका क्या एक ही एंड पॉइंट होता है। ओके, तो ए पार्ट ऑफ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। ओके, जैसे अगर आप फिगर बनाओगे तो ये आपकी क्या है इसका एक ये। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपकी रे हो गई। अब स्टूडेंट बात करते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स की। तो स्टूडेंट 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर लाई ऑन सेम लाइन। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कॉलिनियर कहे जाते हैं यदि वो एक ही लाइन पे हों। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? जैसे क्या है, ओके, ये दिस पॉइंट है, दिस पॉइंट है, ओके, दिस पॉइंट है। ओके, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई, ये आपका एफ है। तो ये ए बी सी डी ई एफ है ना, ये कॉलिनियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो एक ही लाइन पे है ना, तो 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अगले साल भी है आपके लिए, उससे अगले साल भी है, 12th में भी है। चारों ईयर आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। कौन सा? कॉलिनियर पॉइंट्स का। तो उसको अभी ही याद कर लेना है। क्या? अभी ही इसको समझ लेना है। 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर लाई ऑन सेम लाइन। ओके, क्लियर है? अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन से? जो सेम लाइन पे नहीं होंगे पॉइंट। आई बात समझ? तो वही लिखा है
3 or more point are said to be non-collinear if they are not lie on same line. ओके, जैसे क्या है, अगर आपके ये दिस ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट है. क्यों? क्योंकि एक लाइन पे नहीं है. आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो हाँ, इतना आपने कुछ पढ़ लिया, इतने में आपको कोई क्या है प्रॉब्लम. लेकिन स्टूडेंट एक बात बताऊं मैं, बैकग्राउंड आपका यहीं से बन के जाएगा. आई बात समझ में? चैप्टर की जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. क्लियर है कि नहीं? चैप्टर काफ़ी बड़ा है. ओके, तो प्लीज़ स्टोरी को बड़े क्लूम से पढ़ोगे. आई बात समझ में कि नहीं? जब तक आप में क्लूम ना होगा तो आप क्या है, फिर आप क्या है, इंटरेस्टेड नहीं रहोगे चैप्टर में. ओके, और इंटरेस्टेड होना आपके लिए ज़रूरी है. आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि मैंने बताया ना, मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ कि ये जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का, आपको क्या है, अलजेब्रा क्लियरिटी से आता है, अरिथमेटिक में आप क्या है, ओके, अच्छे हो, ट्रिगोनोमेट्री आपकी अच्छी हो जाती, बट ये पोर्शन क्या है, स्टूडेंट का क्या है, वीक रह जाता है. ओके, तो मेरी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है. ओके, मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं हर ईयर क्या है ये रिक्वेस्ट करता हूँ. ओके, तो लेकिन स्टूडेंट क्या है, थोड़ा कन्फ्यूज सा रहता है. आई बात समझ में? तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज. ओके, बिकॉज हियर आर एफ सर, आपको मैं हर चीज़ क्या है बड़े फ्लो में बताने वाला हूँ. ओके, बस आप क्या है समझते रहो. ओके, तो इतना आपको आया समझ में. बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक एंगल्स की तरफ. बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. स्टूडेंट, अब बात करते हैं एंगल की. तो देखो, एंगल की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, वही मैंने आपके लिए लिखवा दी है. ओके, देखो स्टूडेंट, एनसीईआरटी को समझना अपने आप में एक आर्ट है. मैं पहले एनसीईआरटी को समझता हूँ, फिर आपके सामने उसका डिस्कशन करता हूँ. ओके, तो स्टूडेंट देखो, एंगल क्या है, व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. जब टू रे एक ही एंड पॉइंट से उत्पन्न होती है, ऑरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना. ओके, तो एक एंगल बनता है. आई बात समझ में? व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट सेम एंड पॉइंट, दो रेज सेम एंड पॉइंट से क्या है ऑरिजिनेट होती हैं, तो एक एंगल बनता है. क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट जैसे ये है, एक ये रे है. ओके, आई बात समझ में? एक और रे है, एक ये है, तो ये दो रे हैं, एक ही एंड पॉइंट, इनका एंड पॉइंट एक ही है, तो एक एंगल ये यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है. आई बात समझ में? ये जो ये हैं इनको बोला जाता है दिस एंड दिस आर्म्स. क्या बोला जाता है? आर्म्स. और ये आपका है वर्टेक्स. इसको क्या बोलते हैं एंड पॉइंट को? वर्टेक्स. आई बात समझ में? इतनी सी कहानी है काई की, एंगल की. एंगल की कहानी क्या है? टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट. जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से उत्पन्न होती हैं, आई बात समझ में, तो एक एंगल बनता है. अब स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की. ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो स्टूडेंट पहला टाइप है आपका एक्यूट एंगल. ओके, कौन सा? एक्यूट एंगल. पहला एक्यूट एंगल. तो स्टूडेंट देखो, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एन एंगल whose measure greater than 0, greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. Is called acute angle. आई बात समझ में कि नहीं? देखो मैंने क्या कहा, एन एंगल हुज मीजर, एक एंगल जिसकी माप ग्रेटर देन 0 डिग्री, ओके, और लेस देन 90 डिग्री है, तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा? एक्यूट एंगल. आई बात समझ में कि नहीं? जैसे आपके पास क्या है, दिस, ओके, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है यहाँ पे. ओके, क्योंकि आई बात समझ में कि नहीं, यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है ये क्या है? एक्यूट एंगल है. यहाँ पे ये जो थीटा है, ओके, ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन क्या है? 0 डिग्री. आई बात समझ में कि नहीं? ओके,
तो स्टूडेंट फिर मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा, तो आप ऐसे ही समझ लेना। ओके, मैंने लिख दिया है सारी चीज़। एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, अब स्टूडेंट बात करते हैं अपने सेकेंड एंगल की। तो सेकेंड एंगल है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब स्टूडेंट उनने ये कहा है कि एक एंगल जिसकी माप बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल है, तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है? ऐसा बिल्कुल। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या राइट एंगल है। ओके, 90 डिग्री। अभी बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? अब मेरे पास प्लेस नहीं है, तो उससे पहले देखो एक बार और समझ लो। एक्यूट एंगल 0 to 90 के बीच में, तो उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल है, तो उसको क्या कहा जाएगा? राइट एंगल। अब बात करते हैं अपने दो और एंगल की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की, आपका तीसरा। तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे? एन एंगल हुज मेजर ओके ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। हुज मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर, 180 डिग्री से क्या लेस, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे जो थीटा बन रहा है ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। आई बात समझ में? नहीं, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब है स्टूडेंट आपका क्या? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक एंगल जिसकी मेजर बिल्कुल 180 डिग्री के इक्वल है। ओके, जैसे ये एंगल है आपका, ये आपका, तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। आई बात समझ में नहीं? अब है स्टूडेंट आपका अगला रिफ्लेक्स एंगल। ये आप पहली बार ओके। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, मतलब एक एंगल जिसकी मेजर 180 डिग्री से तो ज़्यादा है और 360 डिग्री से क्या है? लेस है। ओके, तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। आई बात समझ में? जैसे स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये कोई एंगल
ये कोई एंगल है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, ये ओके। तो स्टूडेंट इसकी मेजर कुछ होगी पता नहीं, ओके। अब ये एक पॉइंट है तो चारों तरफ का एंगल कितना होगा 360 डिग्री। आई बात समझ। तो ये इतना जो एंगल है, इतना इतना, ओके, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, ये तो आपका क्या है, एक्यूट है, ओके। आई बात समझ में, ओके। 180 से क्या है, ग्रेटर देन है, ओके, और 360 से क्या लेस है। तो आप क्या करो, थोड़ा इसको क्या है और उसको क्या है, इसको ऐसा करो 90 से, ओके। अब ये 180 से क्या है, ग्रेटर हो गया और 360 से क्या है, लेस हो गया। तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। रिफ्लेक्स, एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल, जिसकी मेजर 180 डिग्री से क्या ग्रेटर है, 360 से लेस है। तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट बात करते हैं कप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल की, ओके। उससे पहले इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है, देखो एक बार फिर से समझो, दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, आपका कोई कन्फ्यूजन बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप आरिफ सर की क्लास में हो, ओके। और आरिफ सर की क्लास में क्या है, कन्फ्यूजन नहीं बनते, ओके। तो स्टूडेंट देखो, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये आपका क्या ऑब्ट्यूस एंगल है, ओके। और फिर आपका स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री है, ओके। कोई एंगल जो 180 डिग्री के ही इक्वल है, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से तो क्या है, बड़ा होता है, 360 डिग्री से क्या है, छोटा होता है। तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंड कप्लीमेंट्री एंगल की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं कप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो स्टूडेंट ये दो होते हैं, टू एंगल्स whose sum is equal to 90 degree is called complementary angles, okay। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट एक और होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री ये भी दो होते हैं, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है सप्लीमेंट्री एंगल में, ओके। तो टू एंगल्स whose sum is equal to 180 degree is called supplementary angles। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा, ओके। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। जैसे आपसे कहा गया एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और कुछ नहीं है इसका मतलब। आई बात समझ में कि नहीं। यदि आपसे ये कहा गया एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर एंगल ए एंड एंगल बी आर कप्लीमेंट्री, तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। स्टूडेंट बढ़ते हैं टॉपिक में आगे, वो चैप्टर में आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं सम स्पेशल टाइप्स एंगल, ओके। तो स्टूडेंट देखो कुछ और विशेष प्रकार के एंगल्स हैं। पहला एंगल है आपका एडजेसेंट एंगल। तो स्टूडेंट देखो एडजेसेंट एंगल क्या, कौन से एंगल एडजेसेंट होते हैं।
तो देखो टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट कहे जाते हैं इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, यदि उनका कॉमन वर्टेक्स है एंड उनमें एक कॉमन आर्म है। आई बात समझ में? तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट आप फिगर में देखो, ये दिस एंगल और दिस एंगल, ओके, ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनमें एक कॉमन आर्म है। देखो आप, ये आर्म क्या है, दोनों में है ना, एक नहीं है BD। आई बात समझ में कि नहीं? और इनका कॉमन वर्टेक्स है, देखो दोनों दिस एंगल का कॉमन वर्टेक्स भी है, तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट एंगल। और स्टूडेंट इन दिस केस में क्या होगा, दिस एंगल ऐड होकर ये पूरा एंगल बन जाएगा, एंगल ABC। तो वही मैंने लिख दिया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC। कोई डाउट तो नहीं है? अब बात करते हैं स्टूडेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये हाँ एडजेसेंट एंगल के ही जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक रे, ओके, ये देखो OC एक लाइन पे फॉल करती है, एक लाइन पे खड़ी है, ओके, तो लीनियर पेयर एंगल बनेगा। आई बात समझ में कहीं? एक रे अगर स्टैंड है काय पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, तो लीनियर पेयर एंगल बनेगा, ओके। जैसे ये AB एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे क्या है, ये OC एक रे है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट इन दिस केस में एंगल AOB जो बन रहा है ना, ये इक्वल होगा काय कि AOC प्लस एंगल BOC। तो ये क्या है, पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, कोई शक नहीं ना। अब स्टूडेंट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे स्टूडेंट ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो दिस एंड दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस एंड दिस वर्टिकली अपोजिट है। इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके, इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाया है, ओके। अभी थ्योरम भी सॉल्व करना है, तो डोंट फियर, ओके। तो दो रे जब क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। आई बात समझ में? बनता नहीं, सॉरी, बनते हैं, ओके ओके। स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो स्टूडेंट, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा लाइन है, तो उनमें जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उनकी वही प्रॉपर्टी हो सकती है, ओके। जब आपके पास दो लाइन है, ओके, ये वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट है, ओके। कल अपन बात करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स की नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आज आप बात करो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। तो स्टूडेंट जब आपके पास दो लाइन है, तो वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने क्या कहा, जब आपके पास दो लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी कुछ इस प्रकार से, ओके, या कुछ इस प्रकार से, या कुछ ऐसी होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? कैसे? कुछ ऐसे। क्लियर है कि नहीं? जब आपके पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपके पास दो लाइन है, संसार में कहीं पे भी दो लाइन है, ओके, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर क्या है, पैरेलल होंगी, और तीसरी कोई प्रॉपर्टी उनमें क्या है, बनेगी नहीं। क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या कहा, संसार में यदि दो लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। क्लियर है कि नहीं? तो यही इतना ही मैं बोल के, ओके, आज की क्लास समाप्त करता हूँ, ओके। आपका टॉपिक हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही बेटा पैरेलल लाइन कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। जब लाइन, मैंने क्या कहा, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। जब इंटरसेक्टिंग नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है तो क्या, पैरेलल है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।